नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। IBSC 2020-21 के लिए हम जो जीए और जीएस का सेट स्टार्ट किए हुए हैं उसके सेट 20 को आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के भाग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो सेट 20 है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, जो नेशनल वाटरवे 1 है। यहाँ पे वाटरवे यानी कि जलमार्ग की बात हो रही है। तो नेशनल वाटरवे 1 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है किस राज्य से नहीं होकर गुजरता है आपको बताना है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है यह प्रयागराज से कहाँ जाता है, सदिया तक। कहाँ तक? तो प्रयागराज से आपका सदिया तक जाता है। तो आप याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है यह प्रयागराज से सदिया तक जाता है तथा यह प्रयागराज कहाँ पे है, तो प्रयागराज आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में और सदिया आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। तो आप याद रखिएगा, प्रयागराज से सदिया, तो सदिया है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। तो यह 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मध्य है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। तो आप इसे याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मध्य है। तो इसे आप याद रखिएगा तथा यह सबसे लंबा अब तक का राष्ट्रीय जलमार्ग है 1। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर आपको जाएगा छत्तीसगढ़ से यह होकर नहीं गुजरता है। बाकी 4 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक यह जाता है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर आपको बताना है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल से स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर है। तथा इसके वर्तमान में प्रमुख हेड कौन है, मुखिया कौन है, तो टेड्रोस अधानोम जो हैं इसके वर्तमान में क्या हैं, तो इसके वर्तमान में मुखिया हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में कौन सम्मिलित था। तो अकबर के नवरत्नों में ये तीनों थे, तानसेन भी था, राजा मान सिंह भी थे और राजा बीरबल भी था। तो उपयुक्त सभी ये तीनों जो थे ये अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इससे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं और 4-5 फैक्ट मैं आपको बताऊंगा हमारे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यह लिखा किसके गया है। तो जो हमारा राष्ट्रीय गान है लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा एक और अन्य देश का राष्ट्रीय गान लिखा है जिसका नाम है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। अब बात यहाँ पे आती है, जी हमारा राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, पहली बार गाया कब गया था। तो आप याद रखिएगा, 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कहाँ? तो 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। तो इसी अधिवेशन में जो है पहली बार राष्ट्रीय गान को हमारे गाया गया था। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो उसी अधिवेशन में जो है पहली बार हमारे राष्ट्रीय गान जनगण मन को गाया गया था। तो आप याद रखिएगा। इसके बाद हमारी संविधान में इसको जगह कब दी गई थी, तो आप याद रखिएगा, इसको संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था 24 जनवरी 1950 को। डेट भी आप याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गान को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया था। तो ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं राष्ट्रीय गान से रिलेटेड। इसको लिखा किसने है, इसको पहली बार गाया कब गया था तथा संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकृत कब किया गया था। अब हम बात करेंगे हमारा राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है। तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, आप याद देखिएगा, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तथा इसको पहली बार गाया कब गया था, तो 1896 में जब अधिवेशन होता कलकत्ता में कांग्रेस का, तो इसी अधिवेशन में जो है पहली बार गाया गया था वंदे मातरम यानी कि हमारे राष्ट्रीय गीत को। तथा इस राष्ट्रीय गीत को, हमारे राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया था। तो ये 3 चीज़ें आपको इन दोनों से याद रखनी है, हमारे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत से रिलेटेड। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, लंदन। अगला प्रश्न है, वीजीए का पूरा नाम क्या है। तो वीजीए का पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे वीजीए का पूरा नाम होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो अमीटर, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से अमीटर की सहायता से जो है विद्युत धारा को मापा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही, एमीटर।
अगला है परमाणु रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो परमाणु रिएक्टर होता है यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य अयस्क है, मतलब मुख्य घटक है यहाँ पे। तो सीमेंट का इसमें से मुख्य घटक कौन सा है? तो जिप्सम, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल से जो जिप्सम होता है यह सीमेंट का मुख्य घटक होता है। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन क्लोरोइथेन का बहुलक है? तो इसमें से क्लोरोइथीन का बहुलक कौन सा है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है यह क्लोरोइथीन का बहुलक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है क्लोरोइथीन का बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हार्मोन पौधे के तने में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें से कौन सा पौधा है जो पौधे के तने की वृद्धि के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो यह पौधा है साइटोकाइनिन, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, साइटोकाइनिन। अगला है घ्राण रिसेप्टर शरीर के किस हिस्से में मौजूद होता है? तो घ्राण रिसेप्टर जो है शरीर के नाक में मौजूद होता है, यानी कि नोज, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है नेफ्रॉन किसकी कार्यात्मक इकाई है, यानी कि फंक्शनल यूनिट है? तो नेफ्रॉन जो है किडनी, यानी कि आप याद देखिएगा गुर्दा, जिसको हम कहते हैं हिंदी में गुर्दा, यानी किडनी की फंक्शनल इकाई को हम कहते हैं नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है कह रहा है पीएम किसान जो निधि है इसके तहत किसानों को कुल कितनी धनराशि साल भर में दी जाती है? तो टोटल 6,000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं पूरे साल में। ये 3 किस्त में दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार की, आप याद देखिएगा 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में ये पैसे किसानों को दिए जाते हैं पीएम किसान निधि के तहत, टोटल 6,000 रुपये पूरे साल में। अगला है निम्नलिखित में से भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तो वंदे भारत जो है भारत की सबसे तेज ट्रेन है अभी तक की, तथा यह पहली चलाई गई थी ट्रेन वाराणसी से आपकी दिल्ली के मध्य पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी। अगला है यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है सिक्किम, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही, जो सिक्किम है यह यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। अगला है भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी? तो भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है मणिपुर में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, मणिपुर। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2019 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो खुशहाल देश दुनिया का है फिनलैंड, यानी कि पहले नंबर पर फिनलैंड है और भारत की रैंकिंग इसमें थी 141वीं। तो आप याद देखिएगा भारत की रैंकिंग थी 2019 में 141वीं, और 2020 अगर सूचकांक की बात करें 2020 में भी फर्स्ट रैंक पे फिनलैंड है और 2020 में भारत की रैंकिंग है 144वीं, टोटल 156 देशों में, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने नवलेखा परियोजना की शुरुआत की है? तो नवलेखा परियोजना शुरू की गई है गूगल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, गूगल। सुंदर पिचाई इसके सीईओ है। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 377 का संबंध किससे है? तो आईपीसी की धारा 377 संबंधित थी समलैंगिकता से, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, समलैंगिकता। अगला है हाल ही में भारत ने किस देश से राफेल लड़ाकू विमान खरीदा है? तो हमने जो राफेल लड़ाकू विमान खरीदा है हमने किससे? फ्रांस से। तथा यह कौन सी कंपनी बनाती है? तो इसको बनाता है डसॉल्ट एविएशन, डसॉल्ट एविएशन नामक कंपनी की तरफ जो है राफेल लड़ाकू विमान को बनाया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में अरुंधति योजना शुरू की गई है? तो अरुंधति योजना को शुरू किया गया है असम राज्य में, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, असम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में फगली त्यौहार मनाया जाता है? तो फगली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है फगली त्यौहार मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है शादी भाग्य योजना किस राज्य से संबंधित है? तो शादी भाग्य योजना जो है आपको मिलेगी कर्नाटका राज्य की, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, कर्नाटका। अगला है आईएनएस जलस्व को भारत ने किस देश से खरीदा है? तो आईएनएस जलस्व को भारत ने खरीदा है किससे? अमेरिका से, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, अमेरिका से। अगला प्रश्न है मारिया शारापोवा का संबंध किस देश से है? तो मारिया शारापोवा जो है ये टेनिस की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं तथा ये रसिया की हैं, यानी कि ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है, रसिया की हैं और टेनिस की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अगला है भारत किस देश के साथ मिलकर धर्मा गार्डियन नामक युद्ध अभ्यास करता है? धर्मा गार्डियन, सिन्यून मैत्री, आप याद रखिएगा धर्मा गार्डियन, सिन्यून मैत्री और सहयोग काइजिंग, तो ये सभी जो युद्ध अभ्यास है भारत करता है किसके साथ? तो जापान के साथ, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है और 39वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे खेले जाएंगे?
तो 39वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है किया जाएगा कहाँ पे, तो मेघालय में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, मेघालय। अगला है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का जिक्र, मतलब मौलिक अधिकारों का जिक्र है, आपको बताना कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में हैं। तो टोटल वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं कितने, तो टोटल 6 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में हैं, तथा इनको रखा गया है भाग 3, हमारे संविधान का जो भाग 3 है तथा अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य इनको रखा गया है। तो इन्हें आप याद रखिएगा, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मौलिक अधिकारों को जगह दी गई है तथा कुल 6 मौलिक अधिकार इस समय है। अगला है, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है, गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है और गुजरात की जो तटरेखा है सबसे लंबी है। तो आप याद रखिएगा, गुजरात की जो तटरेखा है यह सबसे लंबी है और गोवा की जो तटरेखा है यह सबसे छोटी है। अगला है, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कथकली नृत्य है केरला का, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, केरल। अगला प्रश्न है, वानिकी और चराई आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, वानिकी और चराई जो है ये आर्थिक गतिविधि के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला है, उत्पादकता पर प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो नगण्य, यानी कि शून्य प्रभाव पड़ता है उत्पादकता पर प्रच्छन्न बेरोजगारी का, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से शून्य प्रभाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था? तो सत्याग्रह का जो प्रयोग है शब्द का यह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी। अगला है, त्रिपिटक का संबंध निम्न में से किससे है? तो त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। इनके द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 ईस्वी में मुंबई में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो अमजद अली खान बजाते हैं सरोद, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, सरोद। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, बड़ा बाग किस राज्य में स्थित है? तो बड़ा बाग आपको मिलेगा राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल से राजस्थान में स्थित है बड़ा बाग। तो दोस्तों आज का जो सेट 20 था हमारा उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।